Hello everybody, welcome back to my channel Imaginary Classes. Today we are going to discuss class 10th Civics chapter 1st. हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करने वाले हैं. अगर एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग में पहले पेज में ओवरव्यू दिया हुआ है. तो अगर ओवरव्यू का बात करें तो ओवरव्यू में यहाँ पे क्लास 9th के बारे में बताया गया है कि हम लोगों ने क्लास 9th में डेमोक्रेसी को पढ़ा था. अगर डेमोक्रेसी का बात करें तो डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट होता है वो पीपल के द्वारा चूज किया होता है और जो पावर होता है किसी एक ऑर्गन के पास ना होके गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन में डिवाइड किया होता है, जिसको कि पावर शेयरिंग या सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं. अगर हम लोग अपना कंट्री इंडिया का बात करें तो हमारे यहाँ पावर का सेपरेशन 3 बॉडी के बीच में हुआ है. वो है पहला लेजिस्लेचर, फिर होता है एग्जीक्यूटिव और फिर होता है जुडिशियरी. हम लोग यहाँ पे ये जो पावर होता है सेपरेशन और पावर शेयरिंग उसको डिटेल में पढ़ेंगे. उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेने वाले हैं. पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका. यहाँ पे दोनों कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट वेज में किया गया है. उसी को हम लोग आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. पहला कंट्री यहाँ पे हम लोग बेल्जियम को पढ़ेंगे. अगर बेल्जियम का बात करें तो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो कि बहुत ही छोटा है. अगर हम लोग यहाँ का पॉपुलेशन का भी बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन इतना कम है कि हम लोग इसका कंपेयर अपना जो स्टेट है हरियाणा उससे कर सकते हैं. अगर हरियाणा से कंपेयर करें तो ये हरियाणा से हाफ है यहाँ का पॉपुलेशन और टेरिटरी वाइज भी ये हरियाणा से आधा है. आप इसे मैप पे देख सकते हो. उसके लिए मैं आपको इसका लोकेशन बता देती हूँ. तो जो बेल्जियम है वो बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ का कंपोजिशन का बात करें, एथनिक कंपोजिशन का, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. तो आगे हम लोग इसको मैप में देख सकते हैं कि जो अपर वाला पार्ट है ये एक्चुअली ये आपका बेल्जियम का मैप है और इसका जो अपर वाला पार्ट है वहाँ वो वॉलून है और वॉलून में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं जो कि 40% एरिया में रह रहे हैं. ठीक है. और जो नीचे वाला पार्ट है ये फ्लेमिश है जो कि डच स्पीकिंग एरिया है जहाँ पे 59% लोग रह रहे हैं. और जो छोटा वाला पार्ट है जर्मन स्पीकिंग वो 1% है. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में रह रहे हैं. ठीक है. क्योंकि वो 59% रह रहे हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो 40% ही रह रहे हैं. लेकिन इसका जो कैपिटल है बेल्जियम का, ब्रुसेल्स है इसका कैपिटल, उस कैपिटल में 80% लोग फ्रेंच स्पीकिंग रह रहे हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग रह रहे हैं. एनीवे जो भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में डच स्पीकिंग रह रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे जो माइनॉरिटी ग्रुप है एक तरह से माइनॉरिटी ही हुआ मेजॉरिटी के सामने. जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो अगर कंपेयर करें हम लोग डच स्पीकिंग से तो वो ज़्यादा पावरफुल और रिच है. ठीक है. आगे इसमें क्या हुआ उसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसके पहले हम लोग यहाँ पे श्रीलंका का बात करेंगे. यहाँ पे अगर हम लोग श्रीलंका का बात करें तो हम लोगों को पता है कि श्रीलंका एक हमारा नेबरहुड कंट्री है. ठीक है. और ये एक आइलैंड नेशन भी है. अगर इसका हम लोग पॉपुलेशन का भी बात करें जो कि ये भी बहुत छोटा कंट्री है जो कि हम लोगों को पता है. अगर इसका हम लोग पॉपुलेशन का बात करें तो हरियाणा से ही कंपेयर कर लेते हैं जो कि हरियाणा इतना ही है. ठीक है. और हम लोगों को पता है कि एशियन कंट्रीज में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो श्रीलंका भी एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रिसाइड करते हैं. तो ये जो मैप है श्रीलंका का, इसका जो अपर पार्ट है वहाँ पे श्रीलंकन तमिल रिसाइड कर रहे हैं जो कि 13% है. और पिंक वाला पार्ट में इंडियन तमिल रिसाइड कर रहे हैं जो कि 5% है. अगर हम लोग दोनों को मिला लें तो हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि जो तमिल है वो 18% रह रहा है. ठीक है. और जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है मेजॉरिटी में वो सिंघाला स्पीकर का एरिया है, सिंघालीज का एरिया है जो कि 74% एरिया कवर कर रहा है. और जो रेस्ट बच रहा है डॉट वो आपका मुस्लिम एरिया है. तो अगर हम लोग सिंघाला स्पीकर का बात करें तो सिंघाला स्पीकर में मेजॉरिटी आप लोग देखेंगे कि वो बुद्धिस्ट का था, कम्युनिटी बुद्धिस्ट का था. ठीक है. और अगर हम लोग तमिल का बात करें तो तमिल में मेजॉरिटी लोग कौन कौन थे, तो हिंदू थे और मुस्लिम थे.
अब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को छोड़ के क्रिश्चियंस भी रह रहे थे, जो कि 7% है, जो कि बोथ हैं, तमिल भी हैं और सिंघाला कम्युनिटी भी है। श्रीलंका में मेजॉरिटी में आपका सिंघाला स्पीकर है, ठीक है, ये मेजॉरिटी में रह रहा है। तो एक तरह से अगर हम लोग बात करें, दोनों कंट्री को कंपेयर करें, तो बेल्जियम में आपका डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी का अगर बात करें तो डच कम्युनिटी वहाँ पे मेजॉरिटी में रह रहा था। वो चाहता तो लड़ाई झगड़ा करके वहाँ का पार्टीशन भी करवा सकता था और अपना कंट्रोल भी कर सकता था पूरे कंट्री पे, ठीक है, जो कि वो नहीं किया। और वही अगर हम लोग श्रीलंका का बात करें तो श्रीलंका में लोग मेजॉरिटी को अप्लाई करके यहाँ पे पावर को इंजॉय कर रहे थे, जो कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर्म किए श्रीलंका में। आगे हम लोग मेजॉरिटेरियन को रीड करेंगे। आगे आपका टॉपिक है मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका। तो अगर हम लोग इसका इंडिपेंडेंस का बात करें तो ये इंडिपेंडेंट हुआ आपका 1948 में, चूँकि यहाँ पे मेजॉरिटी में सिंघाला कम्युनिटी रह रहे थे और ये मेजॉरिटी को अपना हथियार बना के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किए, जो कि मेजॉरिटेरियनिज्म के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसके थ्रू ये लोग क्या करना चाह रहे थे, सिंघाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे और जो श्रीलंकन तमिल थे उसको इग्नोर करना चाह रहे थे, ठीक है। तो एक एक्ट पास किया गया 1956 में, जिससे कि सिंघाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया और जो तमिल लैंग्वेज था उसको डिसरिगार्ड किया गया। यहाँ पे जितना भी पॉलिसीज लाया जा रहा था, हर पॉलिसी फेवर कर रहा था सिर्फ और सिर्फ सिंघाला कम्युनिटी को। यहाँ पे हर जगह इग्नोर किया जा रहा था तमिल्स को, ठीक है। चाहे वो कोई भी एरिया ले लो आप, जॉब अपॉर्चुनिटी का बात करें या यूनिवर्सिटी का बात करें या फिर इक्वालिटी का बात करें, हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसीज आ रहा था सब कुछ फेवरेबल कर रहा था सिर्फ सिंघाला कम्युनिटीज को, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो इग्नोर बार बार हो रहा था आपका तमिल का, जिसके कारण दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्या करेगा श्रीलंकन भी तो, तमिल भी तो कुछ करेगा। वो लोग आगे जाके अपना एक पार्टी फॉर्म किया और उसने डिमांड स्ट्रगल करके उन्होंने क्या किया, डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारा लैंग्वेज है उसे भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। और फिर आगे उन लोगों का डिमांड था कि हम लोगों को भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हम लोगों को भी एजुकेशन का राइट है, हम लोगों को भी जॉब करने का राइट है। तो वो अपना राइट चाह रहे थे, लेकिन जो गवर्नमेंट थे वहाँ के, वो बार बार हर जितना भी डिमांड था हर किसी को डिनाई कर दिया जा रहा था, ठीक है, डिनाई कर दिया जा रहा था, जिसके कारण 1980s के टाइम में क्या हुआ, ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनका जो पार्टी था वो डिमांड करना स्टार्ट कर दिए अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट का, जो कि तमिल एलम के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल एलम को स्टेट कहा जाता है। अगर हम लोग श्रीलंका का बात करें तो वहाँ का जो नॉर्दर्न एरिया था और ईस्टर्न पार्ट था श्रीलंका का, वहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रिसाइड कर रहे थे, तो वो इसी एरिया को तमिल एलम रिकॉग्नाइज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगे जाके ये सिविल वॉर का रूप ले लिया, ठीक है। अगर उस टाइम का हम लोग बात करें तो वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था श्रीलंका का, वो एक तरह से बहुत अच्छा था, ठीक है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा था वहाँ पे। लेकिन ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ, इसके कारण कंट्री का जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे हम बेल्जियम को रीड करेंगे कि वहाँ पे किस टाइप का गवर्नमेंट काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम लोग बेल्जियम को कंपेयर करें श्रीलंका से, तो जो कि पाथ अप्लाई किया गया था श्रीलंका में, इन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है वो बहुत ही डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, जिसके कारण ये पहचानने का कोशिश किए हैं और एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म करने का कोशिश किए हैं जहाँ पे किसी को भी इग्नोर ना किया जाए और किसी को एलिनेशन वाला फीलिंग ना हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसको 4 टाइम अमेंड किया, 4 टाइम, ताकि किसी को भी कोई पावर ऐसा ना हो कि छूट जाए, किसी को ज़्यादा पावर मिल जाए और किसी को कम पावर मिल जाए, ठीक है।
तो इसके लिए इन्होंने क्या करा कि कुछ मॉडल को अप्लाई करा, जो कि हम लोग आगे रीड करेंगे इसमें। पहला मॉडल क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वहाँ पे दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्वल होगा, दोनों मतलब डच स्पीकिंग का भी और फ्रेंच स्पीकिंग का भी, ठीक है। आगे पॉइंट क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको अलग से पावर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो सबऑर्डिनेट ना रह जाए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो अपने एरिया में है, जैसे कि एक एरिया में क्या हो रहा था, आपका जो था डच स्पीकिंग वो ज़्यादा रह रहा था और एक एरिया में आपका फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रह रहे थे। उन लोगों को पावर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपना जो रीजन है, अपना जो रीजनल एरिया है उसको डेवलप कर सके, ठीक है। और आगे का पॉइंट है ब्रुसेल्स, ठीक है। ब्रुसेल्स में क्या हुआ था कि यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करेगा उसमें भी दोनों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा। और ये जो बात था ये आपको फ्रेंच स्पीकिंग को मानना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो डच स्पीकिंग था वो तो अगर हम लोग बात करें वो मेजॉरिटी में रह रहा था। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बात को एक्सेप्ट कर सकता है तो यहाँ पे फ्रेंच को भी ये बात एक्सेप्ट करना पड़ा। आगे पॉइंट है कि ये दोनों को छोड़ के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, ठीक है, जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें से क्या किया गया, इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट हो मतलब जो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करेंगे वो इलेक्टेड होंगे, पीपल के द्वारा होंगे और वो लैंग्वेज बेसिस पे होंगे, ठीक है। वो डच का भी होगा, फ्रेंच का भी होगा और जर्मन स्पीकिंग का भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये सब सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था वहाँ पे बेल्जियम में। और बेल्जियम में क्या हुआ कि जो सिविल वॉर वाला कंडीशन आ गया था श्रीलंका में, वैसा वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं आया और लोग साथ में मिलकर अपने गवर्नमेंट को अच्छे से चला रहे थे, ठीक है। तो अगर दोनों कंट्री को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला कि जो बेल्जियम था वहाँ के जो गवर्नमेंट थे उनको रियलाइज हुआ कि जो यहाँ का पीपल है उसके फीलिंग का और उसके इंटरेस्ट को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं और किसी एक को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जिसके कारण उन लोगों ने ट्राई किया कि जो पावर हो दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो और हर कोई खुशी खुशी से अपना गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था श्रीलंका में, ये लोग अपना मेजॉरिटी जो थे ना, मेजॉरिटी में सिंघाला कम्युनिटीज वो खुशी खुशी अपना मेजॉरिटी में शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और जो माइनॉरिटी में था तमिल, उसके साथ बहुत ही एक तरह से माइनर वाला फीलिंग उसके मन में भरा जा रहा था, उसके साथ वैसा ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि जिसके कारण क्या हुआ वहाँ पे सिविल वॉर वाला कंडीशन क्या हुआ आ गया था, ठीक है। सिविल वॉर वाला कंडीशन आ गया था जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ का जो कंट्री का था ये यूनिटी खत्म हो गया था। बेल्जियम का यूनिटी बना रहा और श्रीलंका का यूनिटी एक तरह से मानो तो पूरी तरीके से। सो अगर हम लोग बात करेंगे जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट को स्टडी करेंगे। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड है आपका मोरल रीजन। अगर हम लोग प्रूडेंशियल रीजन का बात करें तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो ये पावर शेयरिंग होता है वो डिजायरेबल इसलिए होना चाहिए, मतलब अच्छा इसलिए होना चाहिए, गुड इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो जो होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और जो 2 या मोर देन 2 ग्रुप्स मतलब सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटीज होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड है आपका मोरल रीजन। मोरल रीजन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पावर शेयरिंग है उसको वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री का बात ही करें तो वहाँ पे पावर शेयरिंग को वेरी मोर आपका स्पिरिट के रूप में देखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पीपल को, किसी भी कंट्री के पीपल को पार्टिसिपेशन का राइट मिल रहा है, ठीक है, तो एक तरह से वो अपने तरह से गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और इसी को आपका स्पिरिट कहा जाता है। अगर हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का बात करें तो अगर हम लोग पहले का बात करें तो पहले क्या होता था, जो फुल पावर होता था वो किसी एक हाथ में तक ही लिमिट रहता था, ठीक है। वो किंग होता था, किंग ही डिसाइड करता था क्या स्टैंड लेना है, क्या स्टैंड नहीं लेना है। लेकिन अगर हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री का बात करें, डेमोक्रेसी का बात करें तो यहाँ पे किसी एक के पास पावर नहीं होता है, यहाँ पे हर एक पीपल के पास पावर होता है, ठीक है। पीपल के हाथ में स्टैंड लेना होता है, क्या सही है क्या गलत है, जिसको ही कि हम लोग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या है, जो पावर है
वो पीपल के हाथ में है। अगर हम लोगों को कौन सा गवर्नमेंट अच्छा लग रहा है, हम लोग उसको अपने वोट के थ्रू चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, यहाँ पे भी क्या किया गया है, पावर का शेयरिंग किया गया है। किसी एक ऑर्गन या किसी एक गवर्नमेंट के पास पावर ना हो के यहाँ पे भी पावर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला अगर डिवीजन का हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिवीजन है पावर का, यहाँ पे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। ऑर्गन का बात करें तो हम लोगों को एज नॉर्मली पता है कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होता है। तीनों का अलग अलग अपना काम होता है। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ को फॉर्म करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको लागू करते हैं। और जुडिशियरी होता है जो कि जज लोग होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि जो ये लोग लॉ को ला रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है वो सही तरीके से कर तो रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो मतलब क्या रीजन है, कैसे कर रहा है, किसी पर्सन का जो आपको मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो एक तरह से ये लोग चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। दूसरा होता है पावर जो होता है वो डिवाइड किया होता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, लेवल पे। पहला होता है सेंट्रल लेवल, दूसरा होता है स्टेट लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल के पास क्या होता है कि कुछ पावर जो होता है वो सेंट्रल के पास होता है। जैसे कि अगर हम लोग पावर का डिवीजन का बात करें तो कुछ पावर होता है कि कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो कि पूरे कंट्री से रिलेटेड हो। जैसे अगर हम लोग डिफेंस का बात करें तो वो पूरे कंट्री के लिए सही होता है, ठीक है। या हम लोग करेंसी का बात करें या फिर इस टाइप से जो भी होता है वो इस पे किसका स्टैंड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और दूसरा पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है ताकि वो अपने एरियाज में डेवलपमेंट कर सके और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ही ना रह जाए, उसके सबऑर्डिनेट बन के ही ना रह जाए, ठीक है। अगर तीसरा बात करें तो तीसरा पावर होता है यहाँ पे सोशल ग्रुप के बीच में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को ऐसे भी पता है कि अब हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का राइट नहीं है, लेकिन ऐसा कम्युनिटी जो पीछे है, अभी एक तरह से माइनॉरिटी का काम कर रहा है। जैसे हमारे कंट्री में ही बात कर लें तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन लोगों को क्या किया गया है, सम राइट्स मिला है अलग से। अगर हम लोग विमेंस का ही बात करें तो विमेंस का क्या हुआ है कि विमेंस को अलग से राइट मिला हुआ है, ठीक है। सम राइट उनको अलग से मिला गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है अलग से पावर दे के, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको आगे लाने के लिए पावर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ सीट को, कुछ पावर को रिजर्व कर दिया जा रहा है माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो बेल्जियम में क्या हो रहा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया जा रहा था। हर जो कम्युनिटी है अपना फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, उन लोगों को अलग अलग पावर दिया जा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक को पावर देके दूसरे को इग्नोर कर दिया जा रहा है या उसको माइनॉरिटी वाला फीलिंग करवाया जा रहा है। इसका यहाँ पे साफ साफ ये मतलब बनता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको ये फील ना हो कि उसके साथ बुरा हो रहा है, और उसको फील होना चाहिए कि वो भी फेयर है, गवर्नमेंट उसके साथ फेयर है। अगर हम लोग अपना कंट्री का बात करें तो पार्लियामेंट में सम सीट्स क्या है, विमेंस के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो क्यों रिजर्व है, क्योंकि उनको अलग से एज ए सोशल ग्रुप के रूप में उनको अलग से राइट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग चौथा पॉइंट बात करें यहाँ पे पावर शेयरिंग का, तो यहाँ पे हम लोग पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और प्रेशर मूवमेंट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना कंट्री का बात करें तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक पार्टी नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होता है, जो वोटिंग होता है यहाँ पे हमारे कंट्री में, पहले पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ पे से क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर है किसी एक पार्टी के हाथ में ना रह के जो मेजॉरिटी अपना ये वोट जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलता है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे पार्टीज के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है, और पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है मतलब यहाँ के पीपल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे मेजॉरिटी होगा फिर बाद में उसको वोट का राइट मिल जाएगा। तो हमेशा ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही ग्रुप मेजॉरिटी में रहेगा, दूसरे को भी तो फिर राइट मिलेगा, ठीक है। ये होगा फिर यहाँ पे अगर एक पार्टी
अपना जो डायरेक्टली वो अगर अपना मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर अलायंस फॉर्म करते हैं और यहाँ पे कॉलिशन वाला गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे हम लोग प्रेशर ग्रुप का बात करें तो प्रेशर ग्रुप को हम लोग ट्रेडर्स के ग्रुप में भी देख सकते हैं, बिजनेसमैन के ग्रुप में देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप में देख सकते हैं, फार्मर के ग्रुप में देख सकते हैं और मैनी मोर आगे और भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट का पावर होता है उसमें तो पार्टिसिपेट डायरेक्टली मतलब नहीं करते हैं, फिर भी क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके जो गवर्नमेंट होता है या फिर जो पार्टी है उसको इन्फ्लुएंस करके इनका जो डिमांड होता है वो फुलफिल करवाते हैं पहले और फिर उसमें भी ये पार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।